दिल्ली जेएनयू का मतदान की घोषणा भी हो गई है। लेफ्ट ने चारों सीटों पर कब्जा किया है। जनरल सेक्रेटरी विजेता सुनील यादव है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा बड़ी आसानी से जो है, और यहाँ आकर एक दिन चर्चा का विषय बन जाएगा और यहाँ छात्रों के बीच में नेता बन जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आते हैं। आपका धन्यवाद मौका देने के लिए कि अपनी बात मैं यहाँ रख पा रहा हूँ। जी, पहले परिचय दीजिए सर, कहाँ से आप आते हैं और कैसा परिवार? मैं आता हूँ, अभी मेरा परिवार बागपत में भी रहता है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ मैं। और सभी की तरह सभी परिवार का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे संस्थानों में भेज सके। तो मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपके अंदर एक सपना आएगा कि आप अपना जो आगे की जो पढ़ाई है वो जेएनयू जैसे संस्थान में करें। तो मेरा भी एक सपना था जेएनयू आने का, जो 2022 में पूरा हुआ और मैं जेएनयू में आया। जेएनयू में आने से पहले शायद छात्र राजनीति में आने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर आप जेएनयू में जब आएंगे तो आपको जो जेएनयू का जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो आपको मौका देगा अपनी बात रखने के लिए। आप चाहे कितने ही पिछड़े इलाके या वंचित वर्ग से आते हैं, जेएनयू आपको एहसास कराता है कि आप अपनी यहाँ आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपनी आवाज को मुखरता से रख सकें। सुनील जी, जो आपका सपना था कि जेएनयू में एडमिशन मिले, आपको एडमिशन भी मिल गया, कभी सोचा था कि छात्रों का एक संगठन है उसका नेता भी बन जाएंगे आप? नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। किस मैं संगठन से आता हूँ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, जो एक ऑटोनोमस लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ये मानना है कि जो छात्र राजनीति है वो ऑटोनोमस होनी चाहिए, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि ऊपर से कोई पार्टी बैठ के उसको चलाए और कोई डिक्टेट दे कि आपको इस तरह से काम करना है। हमारा मानना है कि जो छात्र राजनीति है वो सब छात्र के डेलिब्रेशन से, उनके डिस्कशन से वो किसी भी चीज का फैसला होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ इसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर मैंने डीएसएफ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया था। और एक पार्टी का समर्थन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन होता है, जो आपको बहुत सभी चीजें सिखाता है कि कैसे आपको स्टूडेंट्स की आवाज को मुखरता से उठाना है। नेता बनने का सपना कभी नहीं था और मैं अभी नेता मानूंगा मैं नहीं, लेकिन हाँ ये कैंपस में आके जरूर मैंने सीखा कि अपने हक के लिए कैसे आवाज उठानी है, या छात्रों के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ कैसे आवाज उठानी है। कितनी वोटों से आप जीते हैं सर? जो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट थी वो बहुत ही टक्कर वाली सीट थी। आपने देखा भी होगा कि बहुत अप एंड डाउन थे। मैं देख रहा था कि आपका चेहरा एकदम खिल जाता था जब घोषणा होती थी, अगली घोषणा में आपकी वोट कम हो जाती थी, आपका उदास चेहरा मैंने देखा है। हाँ, तो वही कि उतार चढ़ाव थे काउंटिंग के बीच में, लेकिन अंत में मुझे विश्वास था और मैंने आपको बार बार बोला भी था कि हम चारों सीट पर जीत के आएंगे, और हम चारों सीटों पे अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और आने वाले समय में हम छात्रों के बीच में और मेहनत करेंगे कि आने वाले समय में कि जो इस बार का मार्जिन था उसको और ज्यादा मार्जिन से हम आने वाले समय में। सुनील जी, अब ये जानना चाहता हूँ कि जेएनयू का नाम आपने सुना है, लेकिन जेएनयू जिस नाम से जाना जाता है धरना प्रदर्शन को लेकर, अब आपके भी आके, क्योंकि छात्र आप थे फिर नेता बन गए, लेकिन समस्या तो है। समस्या क्या है? मूलभूत समस्या छात्रों की यहाँ पे। छात्रों जब आप इस कैंपस में आएंगे तो देखेंगे या तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का में जो समस्या है वही जेएनयू की समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में आई है तो किस तरह से यूनिवर्सिटीज को निजीकरण के तरफ धकेला जा रहा है, कि सरकार चाहती है कि जो शिक्षा है उसका निजीकरण हो जाए, प्राइवेटाइज हो जाए, जिसके तहत देखेंगे कि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश रही है कि तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनका फंड काटा जाए। उनको जो उनका एक मॉडल है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी लोन का, कि हेफा के लोन के तहत यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाए और फिर उनसे यूनिवर्सिटीज से वो पैसा वसूला जाए, जिसके खिलाफ जो जेएनयू हमेशा से खड़ा रहा है। तो पहली जो हमारी लड़ाई है उस फंड कट के खिलाफ है कि केवल जेएनयू का नहीं तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का फंड, किसी भी यूनिवर्सिटी का फंड नहीं कट होना चाहिए, ताकि बल्कि सरकार को जो पब्लिक एजुकेशन में है और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। हम यहाँ से इस कैंपस में नारा भी देते हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। तो हम मांग रखते हैं कि जो अभी जो शिक्षा का बजट आप देखेंगे 2.5 से 3% है, उसको सरकार कम से कम 10% करे। सुनील जी, हमने जब चुनाव का प्रचार देखा और तीनों जो चाहे लेफ्ट उम्मीदवार हो या एनएसयूआई उम्मीदवार हो या फिर एबीपी,
सभी का एक मुद्दा था कि जेएनयू में समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको गिनवा देता हूँ कि यहाँ पर कैंटीन की समस्या बताई गई है, यहाँ पर पानी की भारी समस्या बताई गई है, यहाँ पर जो बताया गया है कि जो छत है वो चूती है, दूसरी समस्या बताई कि यहाँ महिला की सुरक्षा की बात है। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनसे कैसे आप दूर कराने में कामयाब रहेंगे? तो सबसे पहले जैसे आपने बेसिक जो चीजें बोली, चाहे वो कैंटीन की समस्या हो या बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो उसके जब आप कोर में जाएंगे, हम नहीं कह रहे, ये हाँ छात्र कह रहे हैं। हाँ नहीं, हम छात्रों की जो समस्याएं हैं, हम भी छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, और हम अवगत है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमको पढ़ने के लिए सीट नहीं मिलती, और जब आप जाएंगे कि वाटर कूलर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या गीजर वॉशरूम में काम नहीं कर रहे हैं, या तमाम आप देखेंगे कि जो एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की एक समस्या है कि एक एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उस कैंपस में नहीं है। तो मेन जब आप इसके क्रक्स में जाएंगे कि किस वजह से ये समस्याएं हैं, तो उसमें जो मेन इशू है वो फंड कट का। ये जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि उनके पास फंड नहीं है, लेकिन सारी समस्या ऐसा नहीं कि फंड नहीं है, ये भी है कि जो थोड़ा बहुत फंड आ भी रहा है उसको सही तरह से यूज नहीं किया जा रहा है। अगर फंड लाइब्रेरी में यूज होना चाहिए, लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वहाँ सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो फंड है वो यूज होता है 20 से 30 लाख का एक सर्वेलेंस सिस्टम बिठाने के लिए, ताकि जो छात्रों की जो एंट्री है लाइब्रेरी में वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंटेन कर सके, उसको रेगुलेट कर सके। सुनील जी, अब जीत गए हैं, जनरल सेक्रेटरी आप हैं, और अब सपना क्या है यहाँ से निकलने? क्या आगे चल के नेता ही बनेंगे या प्रशासनिक विभाग में किसी में भी आप जाएंगे? अभी ऐसा बाहर का ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बाहर जाके राजनीति करने का, लेकिन हाँ अभी जब तक हम कैंपस में हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम कैंपस के मुद्दे हो या तमाम देश भर में जो छात्र हैं उनकी आवाज को हम मुखरता से उठाएं और एक आवाज बन पाए तमाम छात्रों के लिए जो इन तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ना चाहते हैं। तो अभी कोशिश यही रहेगी, और साथ में रहेगी जो हम पढ़ रहे हैं, हम कैंपस में बोलते हैं कि लड़ाई भी पढ़ाई भी, तो संघर्ष हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ कोशिश रहेगी उसी लड़ाई के साथ जो हम अपनी पढ़ाई है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, उस पीएचडी को अच्छे से पूरी करूँ। सुनील जी, आप जो है अपने भाषण में मैं रात देख रहा था, बड़ा आपको बड़ा उत्साह था, लेकिन आपने आरएसएस को भी जो है निशाने पे लिया, बीजेपी को निशाने पे लिया, एबीपी को निशाने पे लिया, आखिर क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे अगर हम जेएनयू में हैं तो किस तरह आरएसएस बीजेपी एबी के द्वारा जेएनयू पे हमेशा से एक अटैक रहा है। जो आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, एक समय में लिखती है कि जेएनयू जैसे संस्थानों पे बम गिरा देना चाहिए। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जेएनयू हमेशा से जो भी सत्ता में रहा है, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो जेएनयू हमेशा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। 2019 में जब इन्हीं लोगों ने इस कैंपस में रिहाई करने की कोशिश की तब जेएनयू लड़ा। 2015 में जब इस कैंपस को एक एंटी नेशनल बोला गया और आरएसएस बीजेपी एबीवी के द्वारा इस कैंपस में शट डाउन जेएनयू का कैंपेन चलाया गया, बोला गया कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, एंटी नेशनल का अड्डा है, तब भी जेएनयू हमेशा से इनकी कोशिशों के खिलाफ, आरएसएस बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ा है। और हम जो हमारा अभी यूनियन जीत के आया है, हम ये इंश्योर करेंगे उसी मजबूती के खिलाफ इन ताकतों से हम लड़ते रहेंगे। सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी लक्ष्य से विजेता है, और उनके जो सपना था कि जेएनयू में एडमिशन होगा, और ये सपना भी नहीं था कि वो एक दिन छात्रों के बीच में नेता भी बन जाएंगे, लेकिन अब इनका कहना है कि जो समस्याएं, मूलभूत समस्या जेएनयू के अंदर है छात्रों की, वो हल कराने में जो है प्रशासन के साथ मिलकर काम